गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोग चर्चा कर रहे थे सरफेस केमिस्ट्री में प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सोल्स लायोफोबिक सोल्स, क्योंकि हम लोग चर्चा किए हुए थे कि लायोफोबिक सोल्स इजीली नहीं बनते, स्टेबल नहीं होते, उसमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम को जस्ट बाय मिक्सिंग एंड सेकिंग नहीं बनता है, सम स्पेशल मेथड से बनता है। तो कई मेथड है, उसमें से पहला मेथड है केमिकल मेथड। कोलाइडल सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय केमिकल रिएक्शन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। कौन कौन सा केमिकल रिएक्शन? डबल डिकम्पोजिशन, जैसे पहला वाला एग्जाम्पल है डबल डिकम्पोजिशन, डी हम शॉर्ट में लिख दिया। दूसरा वाला है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो गया। तीसरा है रिडक्शन और चौथा है हाइड्रोलिसिस। तो डबल बाय मीन्स ऑफ डबल डिकम्पोजिशन, डी डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस एटसेट्रा leading to the formation of molecule, and these molecules then aggregate to form the colloidal source। ये मॉलिक्यूल जो बनते हैं रिएक्शन में, जो मॉलिक्यूल बनते गए एंड दे गो ऑन एग्रीगेटिंग, वो क्या होता है? एग्रीगेट होते चला जाता है और सोल के साइज का यानी कोलाइडल के साइज का बन के तैयार हो जाता है। वी आर गेटिंग कोलाइडल सोर्स। फॉर एग्जाम्पल आर्सेनिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड का डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं तो आर्सेनिक सल्फाइड का मॉलिक्यूल फॉर्म होता है सॉल्यूशन में, मतलब डिस्पर्सन मीडियम में, और उसी में ये कोगुलेट होकर एग्रीगेट होकर कोलाइडल साइज का हो जाता है और सोल बन जाता है। तो ये डबल डिकम्पोजिशन है। SO2 और H2S, यहाँ तुम देखोगे तो H2S से सल्फर बना और हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया, तो इसीलिए ये इसका ऑक्सीडेशन है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, सल्फर का सोल बना। तुम लोग शॉर्ट में S लिखे, अगर डिटेल्स में जाओगे तो S 8 करके बैलेंस करना पड़ेगा, सब जगह 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सल्फर का सोल बना ऑक्सीडेशन से। गोल्ड का क्लोराइड, फॉर्मल्डिहाइड वाटर, गोल्ड बना, क्लोरीन का रिमूवल हुआ, ये इसलिए रिडक्शन है। क्लोरीन इलेक्ट्रोनिगेटिव हो, जब रिमूव होता है तो रिडक्शन होता है। फॉर्मिक एसिड और HCl का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ गोल्ड का सोल बना रिडक्शन के जरिए। फेरिक क्लोराइड वाटर के साथ जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल बनता है और HCl। तो ये कुछ मेथड हैं डबल डिकम्पोजिशन ऑक्सीडेशन के जरिए, जैसे इसका डबल डिकम्पोजिशन हुआ, यहाँ H2S का ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ गोल्ड के क्लोराइड का रिडक्शन हुआ और यहाँ फेरिक क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस हुआ, और इस तरह से सोल बने, केमिकल मेथड। दूसरा एक मेथड है इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन या ब्रेडिक्स आर्क मेथड भी बोलते हैं। ब्रेडिक्स आर्क मेथड या इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन। दूसरा मेथड है इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन या इसको ब्रेडिक्स आर्क मेथड भी बोलते हैं। ब्रेडिक्स आर्क मेथड, इसके बारे में कहा जाता है दिस मेथड इन्वॉल्व्स डिस्पर्सन एज वेल एज कंडेंसेशन। इसमें डिस्पर्सन एज वेल एज कंडेंसेशन, ये दोनों प्रोसेस होना है। यहाँ पर जब कोलाइडल सोल बनेगा तो पहले डिस्पर्सन होगा और फिर कंडेंसेशन होगा। इसके लिए क्या करना पड़ता है? इन दिस मेथड व्हाट डू वी डू? हम लोग एक एपरेटस में डिस्पर्सन मीडियम लेते हैं। अच्छा हाँ, इस मेथड से जनरली मेटल के सोल्स बनते हैं, जैसे कि गोल्ड सोल, सिल्वर सोल, प्लेटिनम सोल एक्सेट्रा, इसमें बनती है। ये डिस्पर्सन मीडियम ले लिया। अगर गोल्ड सोल बनाना हो तो कंडक्टिविटी वाटर यहाँ लेते हैं डिस्पर्सन मीडियम के बारे में, तो गूगल वगैरह में सर्च करोगे कंडक्टिविटी वाटर। एक्चुअली ऑर्डिनरी टेप वाटर को पोटेशियम परमैंगनेट के साथ पहले डिस्टिल किया जाता है, देन फिर से सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डिस्टिल करके कंडक्टिविटी वाटर बनाते हैं। तो ये डिस्पर्सन मीडियम कंडक्टिविटी वाटर का हो गया। जिस मेटल का बनाना है तो सोल उस मेटल का इलेक्ट्रोड बना लो। मान लो गोल्ड का है तो गोल्ड का इलेक्ट्रोड ले लो, गोल्ड का इलेक्ट्रोड ले लो दोनों तरफ, और एक को प्लस से और एक को माइनस से ऐड कर दो। वोल्टेज काफ़ी हाई होना पड़ेगा और ये दोनों इलेक्ट्रोड एक दूसरे के वेरी क्लोज होगा, तो ये मेटल हो गया प्लस और माइनस से जुड़ा हुआ डिस्पर्सन मीडियम में ये डूबा हुआ है, इमर्स्ड है। तो कहता है इन दिस मेथड इलेक्ट्रिक आर्क इज स्ट्रक, इलेक्ट्रिक आर्क स्ट्रक करना पड़ता है। तो फिजिक्स वाले ज़्यादा बताते होंगे इलेक्ट्रिक आर्क कैसे स्ट्रक, बस यही समझो कि बहुत हाई वोल्टेज का होना चाहिए, दोनों इलेक्ट्रोड एक दूसरे के काफ़ी करीब आना चाहिए इलेक्ट्रिक आर्क स्ट्रक करने के लिए। बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द मेटल इमर्स्ड इन द डिस्पर्सन मीडियम,
जो मेटल की डिस्पर्सन मीडियम में डूबा हुआ है, इमर्स किया हुआ है। अब क्या है, ये जो डिस्पर्सन मीडियम जो है जहाँ रखा हुआ है, उसके बगल से हम लोग ऐसा इंतजाम करेंगे, इसमें आइस रखा होगा, आइस रखा होगा, आइस बात रखा होगा, ये आइस है, आइस बात रखा होगा, आइस बात। तो ये आइस है, आइस बात है, मैंने बहुत ज़्यादा आइस का ढेला रखा हुआ है, सो दैट कि ये डिस्पर्सन मीडियम ठंडा होगा। व्हाट विल हैपन, इलेक्ट्रिक आर्क से जो इंटेंस हीट प्रोड्यूस होगा, दैट विल काउज दी evaporation or dispersion of the it will produce क्या कहते हैं, वेपर्स ऑफ द मेटल मैंने गैस फेज। तो मेटल के गैस फेज में कन्वर्ट होके वो चाहेगा स्केप करना, गैस फेज है तो वो चाहेगा स्केप करना, तो इट विल काउज द वेपराइजेशन ऑफ द मेटल and that the ice bath will cause the condensation of the particles formed। जो छोटे छोटे पार्टिकल गैस के रूप में उड़ना चाह रहे थे मेटल के, उसको आइस बाथ चारों तरफ से इतना ठंडा वातावरण प्रस्तुत किए हुए, प्रोड्यूस किए हुए है, तो वो धीरे धीरे कंडेंस होकर, इसलिए कहते थे पहले डिस्पर्सन हुआ, टूट के अलग हुआ, वेपोराइज हुआ, और अगल बगल चारों तरफ आइस बाथ रखा हुआ ठंडा है, तो ठंडी की वजह से फिर कंडेंस हो गया और फिर उससे कोलाइडल सोल बन जाता है। इसे और ये चूँकि ब्रेडिक्स ने बनाया था, इसको ब्रेडिक्स आर्क मेथड कहते हैं। तीसरा मेथड है का नाम है पेप्टाइजेशन। तीसरा मेथड का नाम है पेप्टाइजेशन। The process of converting the precipitate तुरंत तैयार किया हुआ होना चाहिए, फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। The process of converting the precipitate into colloidal soul, प्रिसिपिटेट मैंने बिग साइज का पार्टिकल जो सस्पेंशन में जनरली पाया जाता है, उतने उस साइज का, इनटू कोलाइडल सोल बाय शेकिंग इट मतलब प्रिसिपिटेट, इसको सेट करना है। प्रिसिपिटेट जो तैयार किया है तुरंत उसको सेट करना है विद डिस्पर्सन मीडियम, बाय शेकिंग इट विद डिस्पर्सन मीडियम, by shaking it with dispersion medium in the presence of a small amount of electrolyte, it's called peptidation। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्रिसिपिटेट इनटू कोलाइडल सोल कैसे बनेगा? जो प्रिसिपिटेट तैयार होगा डिस्पर्सन मीडियम के में लेकर उसको सेक करेंगे और उसमें थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे। जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे उस इलेक्ट्रोलाइट का नाम होगा पेप्टाइजिंग एजेंट। इस इलेक्ट्रोलाइट को पेप्टाइजिंग एजेंट बोलते हैं, इसलिए क्योंकि वो पेप्टाइजेशन में मदद कर रहा है। पेप्टाइजिंग एजेंट यहाँ पर जेड कई जगह मिल जाएगा पेप्टाइजिंग, तो उसको कहते हैं। अब होता क्या है इसमें, ये जो प्रिसिपिटेट यहाँ बन रहा है ड्यूरिंग पेप्टाइजेशन, जो प्रिसिपिटेट बना है दैट एडजॉर्ब्स वन ऑफ द आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में दो तरह के होते हैं, मान लो सोडियम क्लोराइड, नमक अगर डाले हो पानी में तो सोडियम प्लस आयन और क्लोराइड वाला माइनस आयन, तो दो तरह के आयन होते हैं इलेक्ट्रोलाइट पानी में। इलेक्ट्रोलाइट उसी को बोलते हैं जिसको वाटर में डालने के बाद वो आयन्स में टूटता है, तो आयन से वो प्लस टाइप है, वो माइनस टाइप का। तो किसी एक आयन को प्रीफरेबली एडजॉर्ब करता है ऑन इट्स सरफेस, और इस तरह से वो पूरा पॉजिटिवली चार्ज, अगर प्लस वाले को एडजॉर्ब किया तो पूरा प्रिसिपिटेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, अगर नेगेटिव वाले चार्ज आयन को किया एडजॉर्ब तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और चूंकि एक ही तरह के चार्ज उसके सरफेस पर जमा होगा तो उसके क्या होगा, दैट विल काउज इट टू ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ कोलाइडल सोल। छोटा छोटा पीस में करेगा। मेरा कहने का मतलब मान जितना बड़ा साइज अगर प्रिसिपिटेट होता है, जितना बड़ा छोटा साइज हो जाएगा तो ये कोलाइडल हो जाएगा,
इस पर अगर सरफेस पर केवल प्लस प्लस चार्ज अगर डेवलप हो गया है और ये प्रिसिपिटेट का साइज का है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको ऑटोमेटिकली चाहेगा कि रिपल्सन की वजह से, चूंकि ये एब्जॉर्ब हो चुका है, फ्री नहीं है मूव करने के लिए, वो क्या करेगा, उसको रिपल्सन से तोड़ना चाहेगा और इस तरह से छोटा छोटा साइज का बना देगा। छोटा साइज हुआ, कोलाइडल बन गया। इस तरह से पेप्टाइजेशन से कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। अब क्या है, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल। अब क्या है कि जनरली जो कोलाइडल सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं, जनरली कोलाइडल सॉल्यूशन कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड अदर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज। कोलाइडल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा अमाउंट में रहता ही है और अदर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज। सॉल्युबल इम्प्योरिटीज अदर क्या हुआ, जो आयन में ना टूटता हो। जैसे अगर किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में नमक है तो इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा, क्योंकि ये जाकर आयन में टूट जाता है। और यदि उसमें चीनी घुला हुआ है तो इलेक्ट्रोलाइट नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो आयन में जाकर नहीं टूटता है, लेकिन उसको घुल जाता है तो सॉल्युबल इम्प्योरिटी है। तो कहता है जहाँ की एक तरफ इन वन हैंड ट्रेसेस मैंने कम मात्रा में, ट्रेसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज रिक्वायर्ड टू स्टेबिलाइज द कोलाइडल सॉल्यूशन। थोड़ी बहुत मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट चाहिए कोलाइडल सॉल्यूशन को स्टेबलाइज करने के लिए, और लार्जर क्वांटिटी उसको कोगुलेट कर देगा। आगे बढ़ेंगे, कोगुलेट बने प्रिसिपिटेट बना देना। कोलाइडल पार्टिकल जिस साइज का होता है 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर का, अगर उसके पार्टिकल आपस में कोई एग्रीगेट करते जाएं और 1000 नैनोमीटर से बड़ा साइज का हो जाएगा तो धीरे धीरे नीचे सेटल कर जाएगा। उसी को तो कोगुलेशन कहते हैं। मतलब कोलाइडल साइज अगर प्रिसिपिटेट साइज बन गया, बड़ा साइज, तो नीचे बैठेगा और उसी नीचे बैठने यानी प्रिसिपिटेट के बनने की प्रक्रिया को कोगुलेशन कहते हैं। तो कहता है अगर इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा मात्रा में है तो कोगुलेशन हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक ज़रूरत है कोलाइडल सॉल्यूशन को में जो डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटी है लाइक इलेक्ट्रोलाइट एंड अदर सॉल्युबिलिटीज, उसको रिक्विजिट मिनिमम तक रिड्यूस कर देना होगा। अगर उसको रखना है ठीक से, रिक्विजिट अमाउंट तक, एकदम खत्म कर देंगे तो अनस्टेबलाइज हो जाएगा। उसमें कहता है थोड़ी बहुत मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट रहने से वो स्टेबल होता है। तो रिक्विजिट मिनिमम तक रिड्यूस करने वाले प्रोसेस को हम लोग प्यूरिफिकेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द dissolved impurities like electrolyte and other substances to requisite minimum from the colloidal solution is known as purification. Purification के लिए पहला प्रोसेस का नाम है डायलिसिस। डायलिसिस क्या है? डायलिसिस मतलब प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन का मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन से रिमूव करना, किसको? डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज को, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट है या अदर है। So the process of removing dissolved impurities को हम colloidal solution, या the process of removing कहो या separating कहो, separating भी कर सकते हो, removing of dissolved impurities from the colloidal solution से dissolved impurities colloidal source by means of diffusion, इसको diffusion कहते हैं। by means of diffusion होना चाहिए, through suitable membrane, अब ये suitable membrane एनिमल का भी मेम्ब्रेन हो सकता है, पर्चमेंट पेपर होता है, सेलोफेन का शीट होता है, ये सब गूगल में देखोगे पता चलेगा। पर्चमेंट पेपर, एनिमल का मेम्ब्रेन, एनिमल का ब्लैडर, और पर्चमेंट पेपर, सेलोफेन शीट वगैरह सभी एक प्रकार के मेम्ब्रेन होते हैं। ये सब मेम्ब्रेन होता है, लगेगा कंटिन्यूअस शीट है, बस इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। माइक्रोस्कोप से देखोगे तो छेद दिखाई पड़ेगा। ये इस छेद से होते हुए जो इलेक्ट्रोलाइट है और जो सॉल्वेंट है वो सब पार हो जाएगा। जो इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल्स हैं वो पार हो जाएंगे
but colloidal के particles cannot pass through the pores of the membrane. इन membrane से colloidal के particle pass नहीं हो सकते। इसी प्रोसेस को कहते हैं डायलिसिस। जिस apparatus में डायलिसिस किया जाता है उसको डायलाइजर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस तरह का एक पॉट बना लेंगे हम लोग, इस तरह का एक पॉट बना लेंगे, इसको डायलाइजर कहेंगे। इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन रखा रहेगा, कोलाइडल सॉल्यूशन रखा रहेगा। यहाँ चाहो तो इसमें कॉर्क लगा होगा, ढक्कन लगा होगा। ये डायलाइजर हो गया। ये डायलाइजर का जो दीवार है ये मेम्ब्रेन का बना हुआ है, ये मेम्ब्रेन का बना हुआ है ये दीवार। और इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक बड़ा सा बेसिन लेंगे, उसमें से इसमें वाटर इन मतलब फोर्स के साथ पाइप से मोटर लगा कर या कहीं यहाँ से वाटर इन बहुत तेज़ी से फोर्स के साथ वाटर अंदर जाने के लिए दे वाटर इन। और जो पानी इसमें आ जाएगा उसको हम लोग चाहेंगे कि यहाँ से पानी निकले, वाटर आउट, वाटर आउट। यहाँ से आउट फोर्स के साथ पानी देंगे, यहाँ पानी डालेंगे, भरते जाएगा, यहाँ से निकलते चला जाएगा। यहाँ से निकलने का जगह नहीं होता तो ऊपर से निकलता। अब यहाँ पर पूरा में तो पानी ही पानी है, जितना इसमें पानी डालें जब तक निकल नहीं गया तब तक पानी ही पानी है, इसमें पूरे में पानी है। सो दिस इज वाटर। ये डायलाइजर है, डायलाइजर बना हुआ है, मेम्ब्रेन इसमें बना हुआ है, इसका दीवार जो है मेम्ब्रेन का बना हुआ है, पर्चमेंट पेपर या एनिमल मेम्ब्रेन का। इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन है, इसके अंदर कोलाइडल सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन। और इस कोलाइडल सॉल्यूशन में इम्प्योरिटी भी है, इम्प्योरिटी ऐसा जो इलेक्ट्रोलाइट है। तो हमारा क्या कहना है, जो मेम्ब्रेन इस तरह से बना हुआ है कि इससे होकर धीरे धीरे वो इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकल जाएगा, बाहर निकलेगा, इस पानी में आएगा। और इधर से पानी का फोर्स जा रहा है, पानी का फोर्स जब तेजी से जा रहा है जाएगा कहाँ, इधर से निकलेगा। तो जब पानी निकलेगा तो उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है वो भी निकल गया। तो इस मेम्ब्रेन से अगर सारे इलेक्ट्रोलाइट निकल गए या मैक्सिमम निकल गए, पूरा नहीं निकालेंगे, तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन कहलाएगा, प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन। और दिस इज कॉल्ड डायलिसिस। बट द डायलिसिस प्रोसेस इज वेरी स्लो, ये बहुत धीरे धीरे होता है। ऐसा नहीं कि वहाँ से मेम्ब्रेन से एकदम तेजी से भाग जाएगा इलेक्ट्रोलाइट। तब हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोडायलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रोडायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रोडायलिसिस। एक इलेक्ट्रोडायलिसिस प्रोसेस होता है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे, प्लस वाला और माइनस वाला, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, प्लस वाला और माइनस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे। सिर्फ इतना क्या होगा, इसके अंदर अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो इलेक्ट्रोलाइट्स में प्लस आयन और निगेटिव आयन है, और पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन है। मेम्ब्रेन से तो धीरे धीरे निकलता, बट इसमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से अप्लाई करती है प्लस और माइनस वाला, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट में जो निगेटिव आयन है वो इस पोल की ओर तेजी से अट्रैक्ट होगा, और पोल से तेजी से अट्रैक्ट होने के लिए मेम्ब्रेन से बाहर निकलेगा, बट ये बाहर निकलते ही पानी में डिजॉल्व हो जाएगा। और ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव आयन बड़ा फास्ट वे में निकलेगा इधर से और वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा। वाटर का फोर्स इधर से जा रहा है, इधर से वाटर जा रहा है, यहाँ से वाटर निकल रहा है, ये सारे प्लस आयन और माइनस आयन यहाँ से निकल जाएंगे। यानी तेजी से निकलने की प्रक्रिया केवल इलेक्ट्रोलाइट पर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट क्या पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन होता है। जो दूसरे सॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं वो अपनी ही गति से धीरे धीरे निकलेगा, अपनी गति से धीरे धीरे निकलेगा, उससे पहले इलेक्ट्रोलाइट निकल जाएगा। तो फास्ट होगा इलेक्ट्रोलाइट का रिमूवल, अदर सॉल्युबल इम्प्योरिटी का रिमूवल फास्ट नहीं होगा। ये इलेक्ट्रोडायलिसिस से तुम रिमूव कर सकते हो जल्दी जल्दी, बट केवल इलेक्ट्रोलाइट को, अदर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज को नहीं। अब एक और मेथड है, तीसरा मेथड है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तीसरा मेथड है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तीसरा मेथड है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन। अब क्या है, हम लोग फिल्टर पेपर वाइट कलर का जनरली हुए फिल्टर पेपर हम लोग ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर देते हैं, लैब वगैरह में ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर देते हैं। फिल्टर पेपर, इस फिल्टर पेपर में छेद होते हैं, छेद तुमको ऐसे भले ना दिखाई पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा भी मैग्नीफाइंग ग्लास वगैरह से देखोगे तो बड़ा बड़ा छेद दिखेगा ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। और इस फिल्टर पेपर की खासियत ये होती है कि इससे होकर कोई भी सॉल्वेंट के पार्टिकल्स यानी मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे, जैसे पानी निकल जाएगा इससे होकर।
इसमें जो डिजॉल्व जितनी चीज़ें हैं सब मतलब वो इलेक्ट्रोलाइट है, मैंने आयन के रूप में है या मॉलिक्यूल के रूप में है, चीनी का हुआ, नमक का हुआ, तो नमक में तुम्हारा सॉल्ट में Na+, Cl- वो सारी चीज़ें निकल जाएंगी। इवन कि इसके पोर्स से कोलाइडल साइज का पार्टिकल भी पार हो जाएगा। तो फिर तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होगा? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब सेपरेटिंग द कोलाइडल पार्टिकल्स फ्रॉम द सॉल्वेंट एंड अदर इम्प्योरिटीज, यानी कोलाइडल पार्टिकल रह जाना चाहिए, इस पेपर में रुक जाना चाहिए। और कह रहे हैं ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर में पार हो जाएगा। तब क्या करेंगे? इस फिल्टर पेपर को इम्प्रिग्नेट विथ, इम्प्रिग्नेट का मन होता है इसमें डाल दो, इम्प्रिग्नेट विथ कोलोडियन, कोलोडियन, कोलाइडल नहीं कोलोडियन, जरा बढ़िया से देखना, कोलाइडल इसको समझना। अब कोलोडियन क्या है? 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेलुलोज, नाइट्रोसेलुलोज इन ए मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर, इन ए मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर, अल्कोहल एंड ईथर, अल्कोहल और ईथर का मिक्सचर है, उसमें 4% से नाइट्रोसेलुलोज, 96% ये दोनों मिलाकर आधा आधा 48% करके ले लें। उस सॉल्यूशन का नाम होता है कोलोडियन। तो क्या करेंगे? इस फिल्टर पेपर को जब कोलोडियन में सॉक कर देंगे, डुबा देंगे, तो ये कोलोडियन धीरे धीरे उसके छेद में जाकर इम्प्रिग्नेट में कुछ जमा हो जाएगा छेद में, और छेद पूरा बंद नहीं होगा, पोर्स क्या होगा? पार्शियली बंद होगा, थोड़ा थोड़ा पोर्स रह जाएगा, इतना रह जाएगा कि पानी पार हो जाए, इलेक्ट्रोलाइट पार हो जाए, बट कोलाइडल पार्टिकल्स नहीं पार हो। और इसको ये भींगा हुआ है तो इसको सुखाना है। सुखाने से पहले इसमें थोड़ा फॉर्मल्डिहाइड डालकर इसको थोड़ी हार्डनिंग करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि जब हम लोग कोलाइडल सोल्यूशन डालने लगे तो फिर से जो कोलोडियन उसमें जमा हुआ था वो भी बह जाए, उसको हार्डनिंग करना पड़ता है फॉर्मल्डिहाइड के साथ दोबारा डालकर। तो कोलोडियन सॉल्यूशन के साथ सॉकिंग किया, फॉर्मल्डिहाइड डाला और फिर उसको सुखा दिया, तब ये हो गया, इसको कहते हैं। तब जो फिल्टर पेपर तैयार हुआ उसका नाम होता है अल्ट्रा फिल्टर पेपर। और अल्ट्रा फिल्टर पेपर से होकर जब कोलाइडल सॉल्यूशन को फिल्ट्रेशन वाला प्रोसेस करेंगे तो लिक्विड वाला पार्ट यानी डिस्पर्सन मीडियम विल पास, इलेक्ट्रोलाइट विल पास, अदर सॉल्युबल इम्प्योरिटी विल पास, बट द कोलाइडल पार्टिकल्स विल रिमेन ऑन द फिल्टर पेपर पड़ेगा। सब गलत खत्म हो गया, खाली बचा कौन? कोलाइडल पार्टिकल। तो थोड़े कोलाइडल सॉल्यूशन हो गया, हमको प्यूरिफिकेशन करना था, कोलाइडल सॉल्यूशन को नाश नहीं करना। अब इस कोलाइडल पार्टिकल को क्या करेंगे? फिर से डिस्पर्सन मीडियम लेंगे, सूटेबल डिस्पर्सन मीडियम, उसमें सेक करेंगे और एक स्टेबलाइजिंग एजेंट के हम लोग सेक करके फिर से नया कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार कर लेंगे और इम्प्योरिटी सब दूर हो जाएगी। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज क्या है? तो पहला है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब क्या है? सल्फर। सल्फर एक ऐसा चीज है जो अगर सल्फर एक ऐसा चीज है जो अगर कार्बन सूटेबल सॉल्वेंट में डाले, जैसे कार्बन डाइसल्फाइड में डालोगे, इसमें सल्फर के S8 मॉलिक्यूल रहेंगे, S8 मॉलिक्यूल सिंगल रहेगा, सिंगल S8 मॉलिक्यूल रहेगा। और S8 मॉलिक्यूल तुम समझ सकते हो 32 गुना 8 इसका, 8 दूनी 16, 8 के 256 यू बने यूनिफाइड यूनिट्स, जिसको एटॉमिक मास मिलता है। एक मॉलिक्यूल का वेट कितना होगा? 256 के बराबर होगा एक मॉलिक्यूल का, एक मॉलिक्यूल। चलिए छोटा सा पार्टिकल है जिसका मास इतना। अब क्या है? मतलब सल्फर इन CH2 में डिजॉल्व किया जाता है। अगर इसी को अगर हम वाटर में डिजॉल्व कर दें, वाटर में, if वाटर इज द मीडियम, वाटर इज द मीडियम, अगर वाटर मीडियम लिए हैं तो सल्फर 8 का गुच्छा बन जाएगा, सल्फर 8 का गुच्छा बन जाएगा, बहुत सा सल्फर 8 इसमें आ जाएगा। यूँ कहो हम ऐसा करते हैं, एक सल्फर को एक अंगूर का पीस बना लेते हैं, अंगूर का पीस,
अंगूर का पीस, जैसे अंगूर का गुच्छा बनता है उस तरह के सल्फर के मॉलिक्यूल का गुच्छा बनता है। इस तरह से कहते हैं, इसको कहते हैं एग्रीगेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब सोचो अगर इसमें 1000 गो है तब इसका जो मास होगा एक गुच्छा, ये इस रूप में पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मास हो जाएगा 256 × 1000 U, यानी 256,000। कितना भारी हो पार्टिकल का साइज। और यदि हम दोनों में 50 ग्राम अगर हम लिए सल्फर, 50 ग्राम में एक सल्फर मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा संख्या में होगा, इस तरह के एग्रीगेट बन गया तो उसकी संख्या कम हो जाएगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल रिड्यूस। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, पढ़ चुके हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये सब जो हम लोग पढ़े हुए हैं, इसमें हम लोग पढ़े थे कि डिपेंड करता है ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सॉल्यूट पार्टिकल पर वो डिपेंड करता है। ये सब प्रॉपर्टी नंबर पर डिपेंड करता है। तो जिसमें नंबर कम हो गया यानी कोलाइडल सॉल्यूशन बना दिए सेम कंसंट्रेशन का, 50 ग्राम और पानी डाल के 50 ग्राम, या छोड़ो 50 ग्राम छोड़ो, 1 मोल, ये 1 मोल इसमें समझ में आएगा, 1 मोल 1 लीटर, तो मोलरिटी 1 है, सेम मोलर कंसंट्रेशन का है। बट इसमें इस तरह के मॉलिक्यूल्स कितने हो गया, वोगाड्रो नंबर के बराबर हो गया। अभी 1000 अगर हो गया तो वोगाड्रो नंबर से 1000 गुना कम पार्टिकल होगा, तो जिसमें पार्टिकल कम होगा उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होगी एज कम्पेयर टू दी ट्रू सॉल्यूशन। अगर ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में ऑस्मोटिक प्रेशर नोट करें तो ज़्यादा होगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नोट करें तो ज़्यादा होगा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नोट करें तो ज़्यादा होगा, और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट नोट करें तो भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये बातें हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। दूसरा है टिंडल इफेक्ट। दूसरा प्रॉपर्टी का नाम है टिंडल इफेक्ट। दूसरा प्रॉपर्टी नंबर 2, टिंडल इफेक्ट। छठा, अगर एक ट्रू सॉल्यूशन किसी ऑपरेटर्स में रखे हुए, ट्रू सॉल्यूशन का माने जैसे पानी में नमक डाला हुआ है या मिट्टी में चीनी डाला हुआ है, तो उसको ट्रू सॉल्यूशन है। ट्रू सॉल्यूशन मान लो यहाँ एक लोग टॉर्च बना कर रखे, टॉर्च है मेरे पास, टॉर्च और यहाँ से लाइट निकल रहा है, लाइट ये टॉर्च है, यहाँ से लाइट निकल रहा है, यहाँ पर एक लेंस लगा है, कन्वर्जिंग लेंस, तो ये लाइट जो है यहाँ से निकल कर फिर यहाँ कन्वर्ज होगा, कन्वर्ज होकर जब ये पार होगा इधर से लाइट, और इसी डायरेक्शन से अगर हम देखें, इन दी डायरेक्शन ऑफ लाइट, लाइट इधर से सामने से हम पीछे से देखें, इसी डायरेक्शन से, यहाँ मेरी आंखें हो आई, यहाँ मेरी अगर आंखें हो आई, आंखें अगर आई इसी डायरेक्शन में रखा हुआ है, तो कहता ये सॉल्यूशन बिल्कुल क्लियर लगेगा, ट्रांसपेरेंट दिखेगा। बट अगर आई इधर से हो, हमारी आंखें इधर हो हमारी आंखें शॉर्ट में बना रहे, आंखें बनाने में टाइम लगेगा। अगर इधर से हम देखने की कोशिश करें, हमारे बुक में माइक्रोस्कोप बना होगा, इधर से आंख और माइक्रोस्कोप लगा, इधर से देखोगे ये सॉल्यूशन कंप्लीटली डार्क दिखेगा। तुम करके देख सकते हो, नो प्रॉब्लम, किसी को कोई डाउट है तुम करके देख सकते हो। बट कहता है अगर हम यहाँ अगर ये कोलाइडल सॉल्यूशन ले लें, और फिर उसी तरह से कोशिश करेंगे, तो कोलाइडल सॉल्यूशन सामने से जब देखेंगे, इन द थ्रू द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, मैंने इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, जिधर से लाइट जा रहा है उसी डायरेक्शन में ऑपोजिट साइड, तो डायरेक्शन देगी वहाँ, इधर से इधर एक ही डायरेक्शन, तो एक सीध में, तो कहता है वैसे ही या तो क्लियर या तो ट्रांसलूसेंट दिखेगा। बट अगर वर्टिकली यानी राइट एंगल पर, जैसे लाइट जा रहा है इधर से और इधर से देखेंगे तो परपेंडिकुलरली अगर देखेंगे तो कहता है कि वी विल ऑब्जर्व ओपेलेंस। ओपेलेंस का मतलब मिल्की कलर से लेकर जरा एंगल घूमते चले जाएंगे तो उसका कलर चेंज। इस तरह का ऑब्जर्वेशन सबसे पहले फैराडे ने बनाया था, ऑब्जर्व किया था, मीट किया था, बट डिटेल्ड में स्टडी टिंडल ने किया था, इसलिए इसको टिंडल इफेक्ट कहते हैं। होता क्या है, ये जो किसको कहते हैं, इसको कोन कहते हैं और टिंडल कोन कहते हैं, कोन बन गया टिंडल कोन, लाइट जो इस तरह से कोन की जगह बन गया, कोन के शेप का बन गया टिंडल कोन। तो
होता क्या है कि टिंडल इफेक्ट, इसलिए इस इफेक्ट का नाम टिंडल इफेक्ट है। इसको क्या कहते हैं? व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज पास, एक बीम ऑफ लाइट जब पास होता है थ्रू ए कोलाइडल सॉल्यूशन, तो कोलाइडल सॉल्यूशन से जब बीम ऑफ लाइट पास होता है तो लाइट देखो यहाँ इस जगह जा रहा है, इस एरिया, ये इतना दूर तक पूरा पाथ जो है चमकीला हो जाएगा, इल्यूमिनेंट हो जाएगा। द पाथ ऑफ द लाइट बिकम्स इल्यूमिनेंट, कैसा दिखेगा बट चमकीला होगा। एंड दिस इफेक्ट इज नॉन एज टिंडल इफेक्ट। ऐसा क्यों होता है? व्हाई इट इज सो? कहता है दिस इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल। कोलाइडल सॉल्यूशन में हम लोग जानते हैं दो चीज़ें, एक डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज पूरे में डिस्पर्स किया हुआ है जिसका नाम है कोलाइडल पार्टिकल। तो कोलाइडल पार्टिकल बैठा हुआ थोड़ी पीछे, वो पूरे मीडियम में डिस्पर्स्ड और लाइट जा रहा है। तो जब लाइट जा रहा है तो पूरे में जब कोलाइडल पार्टिकल है तो लाइट उस कोलाइडल पार्टिकल पर पड़ेगा, कोलाइड करेगा और वो कोलाइडल पार्टिकल उस लाइट को ऑल डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट कर देगा और उसी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से वो चमकता हुआ पार्टिकल ही चमकता हुआ दिखता है। इसको कहते हैं टिंडल इफेक्ट। अब क्या है, सिनेमा हॉल में भी इस तरह के टिंडल इफेक्ट दिखे जाते हैं, जहाँ प्रोजेक्टर से लाइट दिखाया जाता है पर्दे पर। तो सिनेमा हॉल के अंदर बहुत तरह का लोग स्मोकिंग वगैरह करते हैं या किसी वजह से, और डस्ट के पार्टिकल रहते हैं, इतने लोग आते जाते हैं कि उतनी सफाई नहीं होती वहाँ, डेली की झाड़ू पड़ेगा और पोछा पड़ेगा, तो डस्ट होता है। तो पूरे एटमॉस्फेयर में डस्ट रहता है, एयर है और एयर पर डस्ट पार्टिकल है या स्मोक है, तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन है। और जब उस पर लाइट पड़ता है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल जो है लाइट को स्कैटर करता है, जिससे कि वो पाथ ऑफ द लाइट बिकम्स इल्यूमिनेट। उसको कहते हैं टिंडल इफेक्ट। मैंने टिंडल इफेक्ट सिनेमा हॉल में भी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। अब सिनेमा हॉल में ऑब्जर्व करते हैं, बाहर क्यों नहीं ऑब्जर्व कहीं कर लेते हैं? बहुत जगह प्रोजेक्टर ऑफ लाइट दिन में अगर कहीं कुछ काम कर रहा हो तो बहुत जगह दिख जाता है। तो कब